नमस्कार दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के इस पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं इस सीरीज के 3 वीडियो बना चुका हूं, जिनमें मैं पर डे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। जी हां दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार पिछले वर्ष भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले वर्षों में भी पूछे जाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र से छांटे गए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो आप सभी को वीडियो अंतिम तक देखना है। आज की इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और आप अगर 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, सोशल साइंस टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और 1 से 15 तक के क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। हालांकि आप आज की इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद शुरू से अंतिम तक देखिएगा। ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सीरीज के लगातार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप पेपर देने के बाद इसके एक एक प्रश्न को मिलाइएगा, 100% मैच होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो देखिए 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष पूछा गया है। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, यानी टेक्नोलॉजी ने इस सारी दुनिया को आपस में जोड़ने में किस प्रकार बढ़ावा दिया है, यानी किस प्रकार इस दुनिया को आपस में जोड़ने में मदद किया है, ये टेक्नोलॉजी ने उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो भाई उत्तर डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कई तरीकों से बढ़ावा दिया है, ऐसे आप लिख देंगे। उसके बाद पहला नंबर डालेंगे संचार तकनीक में सुधार और लिखेंगे इंटरनेट, ईमेल, वॉइस मेल, टेलीग्राफ, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन जैसी संचार तकनीकों ने देशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को तेज कर दिया है। यानी इन सब चीज़ों के आविष्कार से, इंटरनेट, ईमेल, जीमेल, टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सब चीज़ों के आविष्कार से हुआ क्या है कि संचार तकनीक में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। ठीक है, इससे सारी दुनिया आपस में कनेक्ट हो रही है। दूसरा नंबर लिखेंगे परिवहन तकनीक में विकास और इसमें लिखेंगे तेज़ रेलगाड़ियाँ और विमानों ने माल की तेज़ डिलीवरी को संभव बनाया है। यानी एक सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में रेलगाड़ियों का और विमानों का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक, कंटेनर शिपिंग ने माल के परिवहन को ज़्यादा कुशल बना दिया है। इससे हो क्या रहा है कि भाई एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार भी बहुत आसानी तरीके से हो रहा है और सब एक दूसरे से मिलजुल करके रह रहे हैं। तीसरा नंबर लिखेंगे औद्योगिक क्रांति। इसमें लिखेंगे 19वीं सदी में तकनीक ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। यानी कि इससे औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई और हुआ क्या कि उत्पादन बढ़ा और वैश्विक बाजारों के लिए नए अवसर पैदा हुए। ठीक है, यानी औद्योगिक क्रांति हुई, जगह जगह पे नए नए उद्योग खोले गए, धंधे खोले गए। इससे हुआ क्या कि चीज़ों का उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया और बाज़ारों में विक्रय करने के लिए कुछ नए अवसर भी प्राप्त हुए। उसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे ऑनलाइन शिक्षा और इसमें लिखेंगे ऑनलाइन शिक्षा की लोकप्रियता बढ़ने से छात्र अपने देश में रहते हुए दुनिया भर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यानी घर बैठे वो विदेशों से भी पढ़ सकते हैं। सभी प्रकार की वीडियोज उनको यूट्यूब या ऑनलाइन ऐप्स पर मिल रही हैं। इससे छात्रों को कई तरह के कौशल और संस्कृतियों का अनुभव करने का मौका मिलता है। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है और इतना बड़ा ही लिखना है। स्क्रीनशॉट आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी के सामने है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर में लिखेंगे, ये प्रश्न तो भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको कुछ भी याद मत करना, लेकिन इसको ज़रूर याद कर लेना। वैसे तो मैं कहता हूँ कि सीरीज में पर डे 5 प्रश्न पढ़ाता हूँ। कोशिश ये करिए कि 5 प्रश्न आप 1-2 बार रिवाइज कर लिया करें। इससे सारा चीज़ आपका क्लियर होता जाएगा। 5-5 प्रश्न करके 20 दिन में हम सारे प्रश्न को ख़त्म कर देंगे। अब देखिए लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ठीक है, पहला नंबर लिखेंगे इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दिया। दूसरा नंबर लिखेंगे इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, यानी सेनाओं के रखरखाव में ज़्यादा खर्चे हुए। और लिखेंगे और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। यानी कि जो सेना के रखरखाव में खर्चा हुआ उसकी पूर्ति करने के लिए कर्जा लिया गया और करों में यानी टैक्स में वृद्धि कर दी गई। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है भाई, हाँ आगे देखिए चौथा नंबर डालेंगे और लिखेंगे
सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर भी शुरू कर दिया गया। ठीक है, युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। ये सब चीज़ें जो हैं आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है ना, किसकी वजह से? विश्व युद्ध की वजह से। 5वां नंबर पर लिखेंगे 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई थी। ठीक है, 6वां नंबर लिखेंगे गाँवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। इन्हीं लोगों को ज़बरदस्ती जो है सिपाही बनाया गया युद्ध में लड़ने के लिए। 7वां नंबर लिखेंगे 1918 से 19 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गईं। यानी 18 से 19 और 20 से 21 में बहुत सारे भागों की फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। यानी खाने पीने के राशन की भी अब अनुपलब्धता हो गई, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। 8वां नंबर लिखेंगे उसी समय फ्लू नाम की महामारी भी फैल गई। ठीक है, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो देख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध का इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ा है ना। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन पर, जो कि आपके यहाँ से पॉलिटी से लिया गया है। तो यहाँ पर 18वां प्रश्न है, भारत में संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी संघात्मक शासन प्रणाली से क्या लाभ हैं, आपको दो विशेषताएं लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे भारतीय संघात्मक शासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला नंबर लिखेंगे 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, यानी 2 स्टेज की शासन व्यवस्था हमारे देश में बनती है। लिखेंगे संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, पहला संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। यानी पहले शासन 2 भाग में बटा था, संघ सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में क्या हुआ कि इसमें तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों को जोड़ा गया और नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो इससे ये 2 स्तरीय से त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बन गई। उसके बाद लिखेंगे शक्तियों का बंटवारा, और इसमें लिखेंगे संविधान में केंद्र और राज्यों सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। यानी जो शक्तियां थीं कि किस शक्ति किस काम को कौन करेगा, इसको 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, संघ सूची में क्या किया गया कि राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। यानी संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का पूरा राइट्स जो है वो किसको मिल गया? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। और राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे, जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी। राज्य सूची मतलब राज्य सरकार और संघ सूची मतलब संघ सरकार यानी केंद्र सरकार। और एक सूची और बनी जिसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या किया गया कि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, यानी राज्य और केंद्र दोनों लोग नियम बनाएंगे, लेकिन जिसका अच्छा होगा उसकी वैल्यू की जाएगी। किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। यानी अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में आपसी विवाद होते हैं तो उसमें केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी वो माना जाएगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ये हमने भारतीय संघात्मक शासन की कुछ विशेषताएं लिख दिया। उसके बाद 19वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, स्टार लगा लीजिए, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो उत्तर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सत्ता की साझेदारी जरूरी है भाई, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इससे होता क्या है कि अलग अलग सामाजिक समूह आपस में लड़ते नहीं हैं अगर सत्ता की साझेदारी बनी रहती है तो। आगे लिखेंगे कि ये सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। ठीक है, यानी सत्ता में साझेदारी कर देने से क्या होता है कि राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व बना रहता है। आगे लिखेंगे बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। यानी अगर बहुसंख्यक समुदाय केवल अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करवाएगा तो उसके हिसाब से सभी लोगों के लिए नियम बनाना जो है भाई ये अखंडता के लिए घातक हो सकता है, यानी इससे देश में एकता नहीं बनेगी। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक होता है। इतना आपको लिखना है भाई, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है 20वां प्रश्न आप सभी के सामने, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए।
तो लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो हम संसाधन नियोजन का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद संसाधन नियोजन की ज़रूरत हमको क्यों होती है। तो लिखेंगे संसाधन नियोजन वह कला अथवा वह तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है कि भाई संसाधन नियोजन यानी संसाधन को नियोजित करना, विवेकपूर्ण ढंग से बुद्धि से काम करना कि हमारे संसाधन जो है व्यर्थ में ना खराब हो, है ना। अब लिखेंगे संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, इसमें 3 उपाय सुझाने की बात की गई है तो हम 3 ही लिखेंगे। लिखेंगे संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण होते हैं, ठीक है। पहला नंबर लिखेंगे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना, ठीक है। उसकी क्या करना, तालिका तैयार करना। अलग अलग इलाके में जौन जौन से संसाधन पाए जाते हैं, जो जो संसाधन पाए जाते हैं उनकी सूची तैयार की जाए, ठीक है। और इसके लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा मापन करना है। यानी इसका मतलब ये है कि जिस इलाके में संसाधन मिले वहाँ पर सर्वेक्षण किया जाए और उसका मैप बनाया जाए कहाँ पर कौन सा संसाधन है, और उसकी गुणवत्ता एवं उसकी प्रवृत्तियाँ का अच्छे से जांच किया जाए कि किस क्वालिटी का संसाधन है, ठीक है। अच्छे से उन सब का मापन किया जाए। और दूसरा नंबर लिखेंगे संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ठीक है। तीसरा नंबर लिखेंगे संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। इस तरीके से दोस्तों संसाधन जो है नियोजन होता है और इसके लिए हम ये 3 उपाय लिखेंगे इस तरीके से, तभी संसाधन नियोजन होगा। तो यहाँ से आज की ये सीरीज फिनिश हुई। इस सीरीज का अगला वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जा कर के क्लिक करके देख लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए भाई, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।